गुरुवार 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के लिए एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171, एक आधुनिक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर विमान लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए अपनी नियमित उड़ान भरने को तैयार था। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात के अंधेरे को चीरते हुए उड़ान भरी, लेकिन यह उड़ान महज 30 से 33 सेकंड की ही साबित हुई। जैसे ही विमान लगभग 650 फीट की मामूली ऊंचाई पर पहुंचा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस विशालकाय मशीन ने अपनी ताकत खो दी और तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। विमान का अंतिम गंतव्य लंदन था, लेकिन यह अहमदाबाद के ही मेघानी नगर इलाके में स्थित एक मेडिकल कॉलेज परिसर में एक आग के गोले के रूप में जा गिरा। यह हादसा इतना भयावह था कि इसने न सिर्फ विमान में सवार लोगों की जिंदगियां छीनी, बल्कि जमीन पर मौजूद कई निर्दोष लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कॉलेज के छात्रावास में सो रहे कई छात्र और कर्मचारी इस हादसे का शिकार हो गए। चारों तरफ चीख पुकार, आग, धुआं और मलबे का ढेर था। जो विमान कुछ पल पहले उम्मीदों और सपनों को लेकर उड़ा था, वह अब मौत और मातम का प्रतीक बन चुका था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। इस विमान में चालक दल के 12 सदस्यों सहित कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री थे, जो अलग अलग वजहों से लंदन जा रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने, कोई काम के सिलसिले में, तो कोई छुट्टियां बिताने। लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दुर्घटना की पहली खबर आते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। अहमदाबाद का प्रशासन, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। विमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। इस भीषण मंजर के बीच किसी के जिंदा बचने की उम्मीद करना भी मुश्किल लग रहा था। दुर्घटना से ठीक पहले पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अपने अंतिम और हताशा भरे संवाद में जो कहा, वह इस त्रासदी के तकनीकी पहलू की ओर इशारा करता है। पायलटों ने आपातकालीन मेडे कॉल जारी करते हुए कहा, थ्रस्ट उपलब्ध नहीं है, हम गिर रहे हैं। ये शब्द हवा में पायलटों की बेबसी और उस तकनीकी विफलता को बयां करते हैं जिसका वे सामना कर रहे थे। थ्रस्ट उपलब्ध नहीं का सीधा मतलब था कि विमान के इंजन उसे ऊपर उठाने के लिए जरूरी शक्ति पैदा नहीं कर पा रहे थे। यह एक पायलट के लिए सबसे बुरे सपनों में से एक है, खासकर जब विमान उड़ान भरने के ठीक बाद इतनी कम ऊंचाई पर हो, जहां से उबरने का कोई मौका ही न मिले। इस भयानक हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके अलावा विमान के मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरने से जमीन पर मौजूद 30 से ज्यादा लोगों की भी जान चली गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 270 को पार कर गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वे जिंदगियां हैं जो एक झटके में खत्म हो गईं। हर मृतक के पीछे एक परिवार था, एक कहानी थी और अधूरे सपने थे। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला। शव इतने बुरी तरह जल चुके थे और क्षत विक्षत हो चुके थे कि उनकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन शवों की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों को सौंपना था। इस काम के लिए अधिकारियों ने DNA सैंपलिंग का सहारा लिया। हर शव से नमूने लिए गए और उन्हें मृतकों के परिवारों के DNA से मिलाने की एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया परिवारों के लिए इंतजार की असहनीय घड़ियां लेकर आई, जो अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके अवशेषों का इंतजार कर रहे थे। एयर इंडिया ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की, लेकिन कोई भी राशि उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती जो इन परिवारों ने झेला है। यह हादसा उन अनगिनत परिवारों के लिए जीवन भर का जख्म छोड़ गया है, जिन्हें अब अपने प्रियजनों के बिना जीना सीखना होगा। अविश्वसनीय रूप से इस भीषण तबाही के बीच एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार, जो विमान की सीट संख्या 11A पर बैठे थे, इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। जांचकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने रमेश को बचा लिया, जबकि उनके आसपास बैठे सभी लोग मारे गए। क्या उनकी सीट की स्थिति, विमान के गिरने का कोण या फिर किस्मत ने उनका साथ दिया? उनकी कहानी उम्मीद की एक किरण की तरह है, लेकिन साथ ही यह इस त्रासदी की भयावहता को और भी ज्यादा उजागर करती है।
रमेश कुमार का बयान इस मामले की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वे उस विमान के अंदर के अंतिम पलों के एकमात्र गवाह हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और विमान के गिरने से पहले क्या कोई असामान्य घटना हुई थी? इन सवालों के जवाब केवल वही दे सकते हैं। हालांकि वे खुद शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे सदमे में हैं और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें इस सदमे से उबरने में लंबा समय लग सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ पलों में जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय हो जाता है और कैसे इस तरह की त्रासदियां अपने पीछे गहरे निशान छोड़ जाती हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहु एजेंसी जांच समिति का गठन किया ताकि हादसे के कारणों की तह तक पहुंचा जा सके। इस समिति में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और खुफिया ब्यूरो जैसे विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सुराग विमान का ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होते हैं। सौभाग्य से बचाव दलों ने मलबे से दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं, जिन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है। इनसे पायलटों की अंतिम बातचीत और विमान के तकनीकी डेटा का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, जो हादसे की पहेली को सुलझाने में मदद करेगा। इस जांच का एक मुख्य केंद्र बिंदु विमान का रखरखाव है। जानकारी के अनुसार इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का रखरखाव एक तुर्की कंपनी द्वारा किया जा रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही बरती गई थी? क्या सभी जरूरी जांचें समय पर और सही तरीके से की गई थीं? तुर्की के अधिकारियों ने इस पर सफाई दी है, लेकिन जांच एजेंसियां हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही हैं। एयर इंडिया की पहले भी कुछ उड़ानों में तकनीकी खामियों की खबरें आती रही हैं, जैसे कि 2023 में मुंबई लंदन उड़ान में इंजन का फेल होना। इसलिए रखरखाव की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं की गहन जांच करना बेहद जरूरी हो गया है। यह दुर्घटना बोइंग कंपनी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह 2011 में सेवा में आने के बाद से बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली बड़ी घातक दुर्घटना है। हालांकि बोइंग के अन्य विमान मॉडल, खासकर 737 मैक्स, अपनी तकनीकी खामियों और सुरक्षा रिकॉर्ड को लेकर पहले से ही दुनिया भर में विवादों में रहे हैं। उन हादसों ने बोइंग की निर्माण प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब AI 171 हादसे ने एक बार फिर बोइंग की विश्वसनीयता को जांच के दायरे में ला दिया है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह किसी एक विमान की खराबी थी या फिर ड्रीमलाइनर के डिजाइन या निर्माण में ही कोई प्रणालीगत समस्या है। पायलटों का अंतिम संदेश थ्रस्ट उपलब्ध नहीं, सीधे तौर पर इंजन की विफलता की ओर इशारा करता है। यह एक गंभीर तकनीकी खराबी है, जिसमें विमान के इंजन उसे उड़ने के लिए आवश्यक शक्ति देना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। ईंधन प्रणाली में समस्या, इंजन के अंदरूनी हिस्सों में कोई बड़ी खराबी या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई गड़बड़ी। जांच एजेंसियां इन सभी संभावनाओं पर काम कर रही हैं। यह हादसा विमानन उद्योग को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आधुनिक विमानों की जटिल तकनीक उन्हें सुरक्षित बनाने की जगह और ज्यादा संवेदनशील तो नहीं बना रही है। अहमदाबाद का यह विमान हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह भारत के नागरिक उड्डयन के इतिहास में एक चेतावनी की तरह है। यह हमें उन सुरक्षा सबकों की याद दिलाता है जिन्हें हम कभी कभी भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हवाई यात्रा में सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इसमें की गई छोटी सी भी चूक के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि विमानों के रखरखाव, पायलटों के प्रशिक्षण और हवाई यातायात नियंत्रण की प्रक्रियाओं में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। हर उड़ान की सुरक्षा के पीछे एक मजबूत और पारदर्शी सुरक्षा प्रणाली का होना अनिवार्य है। इस हादसे के बाद विमानन नियामक संस्थाओं जैसे कि डीजीसीए की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी एयरलाइंस सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन कर रही हैं। विमानों के रखरखाव की ऑडिटिंग और अधिक सख्ती से की जानी चाहिए, खासकर जब यह काम किसी तीसरी पार्टी यानी विदेशी कंपनी द्वारा किया जा रहा हो। इसके अलावा पायलटों को इस तरह की अप्रत्याशित आपात स्थितियों से निपटने के लिए और बेहतर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि वे संकट के समय सही निर्णय ले सकें।
यह हादसा एक अवसर है कि हम अपनी पूरी विमानन सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करें और जहां भी कमियां हैं उन्हें तुरंत दूर करें। इस त्रासदी का एक और महत्वपूर्ण पहलू शहरी नियोजन है। यह विमान एक घनी आबादी वाले इलाके में गिरा, जिससे जमीन पर भी भारी जान माल का नुकसान हुआ। यह घटना इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या हवाई अड्डों के आसपास के इलाकों में निर्माण को लेकर हमारे नियम कानून पर्याप्त हैं? हवाई अड्डों के नजदीक संवेदनशील संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के होने से खतरा और भी बढ़ जाता है। भविष्य में इस तरह के हादसों में जमीन पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें शहरी विकास की अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा और हवाई अड्डों के चारों ओर एक सुरक्षित बफर जोन सुनिश्चित करना होगा। अंत में AI 171 विमान हादसा एक दर्दनाक याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, मानवीय निगरानी और सुरक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का कोई विकल्प नहीं है। यह हादसा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें विमानों के रखरखाव और निर्माता कंपनियों की जवाबदेही पर कठोर सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। इससे हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि एक मंजिल, और इसकी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम इन सबकों को याद रखें और उन पर अमल करें, तभी हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोक सकते हैं।